प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय जनता पार्टी के महापौर सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, शहरों के मुखिया के रूप में रियल एस्टेट सेक्टर को बेहतर और पारदर्शी बनाना सबका दायित्व है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संथाल परगना के दौरे पर। अब से थोड़ी देर बाद साहिबगंज के बरहेट में आयोजित विकास मेले में लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का करेंगे वितरण। केंद्रीय कोयला खनन और रेल राज्य मंत्री ने की साहिबगंज में केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा। संगठन की मजबूती पर दिया जोर। और राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय प्रवाह निम्न दबाव में तब्दील। रांची और आसपास के क्षेत्रों में मानसून फिर सक्रिय। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी कुमारी और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आयोजित राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किए। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि भाजपा के मेयर के रूप में शहरों के मुखिया के रूप में रियल एस्टेट सेक्टर को बेहतर और पारदर्शी बनाने का आपका दायित्व ज्यादा है। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन कराना और उसे सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और उनकी पूरी टीम को इस कार्यक्रम की कल्पना करने के लिए, इस कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि अपने आप में सामान्य नागरिक का संबंध अगर सरकार नाम की किसी व्यवस्था से सबसे पहले आता है तो पंचायत से आता है, नगर पंचायत से आता है, नगर पालिका से आता है, महानगर पालिका से आता है। सामान्य मानवीय का जीवन का रोजमर्रा का संबंध आप ही के लोगों के जिम्मे है और इसलिए इस प्रकार के विचार विमर्श का महत्व बहुत बढ़ जाता है। हमारे देश के नागरिकों ने बहुत लंबे अरसे से शहरों के विकास को लेकर भाजपा पर जो विश्वास रखा है उसे निरंतर बनाए रखना, उससे बढ़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 8 अलग अलग आईआईटी संस्थानों के निदेशकों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस विषय में आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रपति से मिली स्वीकृति के बाद अब इन सभी आईआईटी संस्थानों को नए निदेशक मिल सकेंगे। के प्रोफेसर शेषाद्री शेखर और प्रोफेसर श्रीपद कर्माकल को क्रमशः आईआईटी पलक्कड़ और आईआईटी भुवनेश्वर के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि आईआईटी खड़गपुर के सिविल इंजीनियरिंग विभाग से प्रोफेसर वेंकैयप्पा आर देसाई को आईआईटी धारवाड़ के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं आईआईटी धारवाड़ के वर्तमान निदेशक प्रोफेसर वसुमर्थी सेशु को आईआईटी गोवा के निदेशक के रूप में चुना गया है। इनके अलावा प्रोफेसर केएन सत्यनारायण को आईआईटी तिरुपति, प्रोफेसर राजीव प्रकाश को आईआईटी भिलाई, प्रोफेसर रजत मूना को आईआईटी गांधीनगर और प्रोफेसर मनोज सिंह गौर को आईआईटी जम्मू के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से ट्वीट कर इन सभी प्रोफेसरों को नई नियुक्ति और निदेशक बनाए जाने पर शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संथाल परगना प्रमंडल के दौरे पर हैं। श्री सोरेन इस क्रम में अब से थोड़ी देर बाद साहिबगंज जिले के बरहेट में आयोजित जनता दरबार और विकास मेले में शिरकत करेंगे। इस दौरान लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा। इसके बाद श्री सोरेन गोड्डा में आयोजित कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को हर गांव में कम से कम 5 नई योजनाओं को जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को मनरेगा के कार्यों में प्राथमिकता देने और मनरेगा में 50% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है।
श्री सोरेन ने विभागीय समीक्षा के दौरान निजी क्षेत्रों में अक्टूबर से 40,000 तक की 75% नौकरियों में स्थानीयों को प्राथमिकता देने पर बल दिया। के उपायुक्तों, आयुक्तों, संबंधित पदाधिकारी और सभी विभागों के सचिव सब मिलकर राज्य में हो रहे योजनाओं के एक समीक्षा बैठक हुई और बहुत सारी चीजें सुनने और जानने और उसको बेहतर करने की बातें आज इस समीक्षा बैठक में की गई है। और कितने बेहतर तरीके से कहां लॉन्ग टर्म, कहां शॉर्ट टर्म कार्य योजना बनाने हैं, उनको लेकर और आने वाले सुखाड़ को ध्यान में रखते हुए आज पूरा विस्तृत चर्चाएं की गई हैं। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 4,043 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 4,676 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 47,379 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में इस दौरान कोरोना के 2 नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि 3 मरीज स्वस्थ भी हुए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 24 मामले सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2 अरब 16 करोड़ 85 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कोविड-19 के उच्च जोखिम वाले मरीजों के उपचार में योग और आयुर्वेद प्रभावी हो सकते हैं, ऐसा दावा है आईआईटी दिल्ली और हरिद्वार स्थित देव संस्कृत विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं का। पेश है एक रिपोर्ट। और आयुर्वेद कोविड-19 के उच्च जोखिम वाले मरीजों के उपचार में प्रभावकारी साबित हुए हैं। आईआईटी दिल्ली और हरिद्वार स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा की गई स्टडी से ये बात सामने आई है। शोधकर्ताओं ने डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हृदय और किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे और 60 साल से अधिक उम्र के 30 कोविड मरीजों के योग और आयुर्वेद के जरिए सफल इलाज के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला है। इन मरीजों को उच्च जोखिम वाले मरीजों की श्रेणी में रखा जाता है। ये मरीज 10 से 15 दिन में कोविड-19 से पूरी तरह ठीक हो गए और इनमें से किसी को भी अस्पताल जाने या ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी। लगभग 53% पेशेंट्स ने हमें 5 दिन में बोला कि मुझे प्रभाव पड़ना शुरू हो चुका है। 90% ने बोला 9 दिन बाद कि हमें प्रभाव पड़ना शुरू हो चुका है, हम लोग ठीक होने की तरफ बढ़ रहे हैं। और 60% से अधिक मरीज जो थे वो 10 दिन में लगभग रिकवर कर गए। 90% लोगों ने कहा कि हम 17 दिन के अंदर अंदर उन्होंने कह दिया 90% लोगों ने कि हम लगभग ठीक हैं। किसी भी पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी। किसी के सिम्टम्स इतने वर्सन नहीं हो गए कि उन्हें आईसीयू की जरूरत पड़े या ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन की जरूरत पड़े। उच्च जोखिम वाले इन मरीजों का टेली मेडिसिन के जरिए आयुर्वेदिक इलाज किया गया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हर मरीज के लिए प्रतिदिन अलग अलग योग सत्र आयोजित किए गए। कोमॉर्बिडिटी, मेडिकल हिस्ट्री और रोग के लक्षण के आधार पर हर मरीज का व्यक्तिगत तौर पर इलाज किया गया, जिससे ये अधिक प्रभावी साबित हुआ। Yoga therapy basically is done doing assessing the panchakosha level. जैसे अन्नमय कोशा में क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए क्या करना चाहिए। फिर आएगा प्राणमय कोशा, उसके लिए हमें क्या प्रैक्टिसेस करना चाहिए। उसके बाद आएगा मनोमय कोश, उसके लिए हमें क्या प्रैक्टिसेस है। देन विज्ञानमय एंड देन आनंदमय। तो हम इस सारे कोश को एनालाइज करके हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट किया है। कोई डायबिटीज़ है, कोई हार्ट की पेशेंट है, उसके अलावा कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स उनको हैं, तो सबसे उनकी हिस्ट्री लेकर उसके बाद उनका सारा प्रकृति देखते थे, उनकी क्या वात पित्त कफज क्या प्रकृति है, क्या उनका आहार विहार रहा पहले, उस हिसाब से फिर हम अपना एक
रिजिम बनाते थे उनको क्या मेडिकेशन दिया जाए जिससे वो जल्दी रिकवर करें। बड़े अच्छी रिकवरी रही। जैसे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको वो भी लगा कि उनकी जैसे आयुर्वेदिक मेडिकेशन हमने साथ में रखा तो वो भी कंट्रोल रही, मेंटेन रही। कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम जैसे होती है चेस्ट में, पीछे देखने में आया था कि बहुत ज़्यादा चेस्ट में उनके चेंजेस आ रहे थे सीटी स्कैन वगैरह में, उनमें हमने आयुर्वेदिक मेडिसिन पर रखा तो वो काफ़ी जल्दी रिकवर कर गए। इस अध्ययन से ये बात भी सामने आई कि कोविड-19 के इलाज के साथ साथ इस बीमारी को लेकर मरीजों में व्याप्त तनाव और चिंता को कम करने में भी योग और आयुर्वेद प्रभावी साबित हुए। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस अध्ययन के आधार पर योग और आयुर्वेद को कोविड-19 के इलाज के लिए मानक प्रोटोकॉल में शामिल किया जाना चाहिए। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद स्वदेश लौट गई हैं। केंद्र सरकार ने दंड प्रक्रिया शिनाख्त अधिनियम को अधिसूचित कर लिया है। मेडिकल सैंपल लिए जा सकते हैं, हालांकि इसके लिए कम से कम पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी की लिखित अनुमति की आवश्यकता होगी। इन नियमों के तहत आरोपी या अपराधी के फिंगरप्रिंट, पाम प्रिंट और फुटप्रिंट के इंप्रेशन के साथ ही फोटो या रेटिना का स्कैन, फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल के अलावा हस्ताक्षर इत्यादि लिए जा सकते हैं। नियमों में इसे डिजिटल तरीके से संग्रहित करने और आवश्यकता पड़ने पर नष्ट करने के तरीकों के बारे में भी जानकारी दी गई है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। सपना देखना जरूरी है, गिरना और गिरकर संभलना उससे भी ज्यादा जरूरी है। कुछ पाने के लिए पक्का इरादा और फिर पूरी लगन के साथ मेहनत, तब जाकर मिलती है मंजिल। मैं एंजल मेरीनते थी, मिस यूनाइटेड नेशंस अर्थ 2022। आप भी बदल सकते हैं देश की तस्वीर। अब आपकी बारी है, आपकी आवाज बने लोकतंत्र की पहचान। अगर आप 18 साल के हैं या होने वाले हैं तो अब साल में एक नहीं 4 अलग अलग तारीखों 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर की अहर्ता तिथि के अनुसार वर्ष में कभी भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाएं। अपना आधार नंबर वोटर लिस्ट से जुड़वाएं, ऑनलाइन वोटर हेल्पलाइन ऐप या nvsp.in पर आवेदन करें। एक सही फैसले से ही मिलती है जिंदगी को सही दिशा। इसलिए जागरूक बने, मतदाता बने, लोकतंत्र की मजबूती का हिस्सा बने। केंद्रीय कोयला खनन एवं रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने साहिबगंज में केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान संगठन को मजबूत करने समेत कई अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा के बाद केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने कहा कि जनता को कैसे फायदा हो, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सोचते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने केंद्रीय योजनाओं की जमीनी हकीकत का जायजा लिया। राजमहल लोकसभा में क्या प्रोग्रेस है, इसकी चर्चा हमने की और मुझे ऐसा लगता है कि जो केंद्र सरकार की स्कीम है, इस स्कीम को आगे ले जाने में राज्य सरकार को और कुछ कोशिश करने की जरूरत है। विधायक अनंत ओझा ने योजनाओं की प्रगति की जानकारी मंत्री को दी। उन्होंने साहिबगंज, भागलपुर, राजमहल रेलखंडों में यात्री सुविधाओं के विस्तार का आग्रह केंद्रीय रेल राज्य मंत्री से किया। साहिबगंज में 22 करोड़ के 1900 करोड़ की लागत से साहिबगंज मनिहारी गंगापुर का निर्माण हो रहा है। लोग आते थे, वादे करते थे, जाते थे। साहिबगंज में 700 करोड़ का प्रथम चरण में 270 करोड़ की लागत से यहाँ बंदरगाह का निर्माण हुआ है। साहिबगंज में 1303 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में 4 लेन का शिलान्यास शुभारंभ किया है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री 3 दिवसीय साहिबगंज दौरे पर हैं। कल देर रात उन्होंने दलित बस्ती का भ्रमण भी किया और दलित परिवार के घर पर खाना भी खाया। साहिबगंज से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। गढ़वा जिले से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर घनघोर जंगलों के बीच नक्सलियों के गढ़ कहे जाने वाले बूढ़ा पहाड़ से सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को खदेड़ दिया है। आइए इस पहाड़ की खूबसूरती और यहाँ की चुनौतियों के बारे में ग्राउंड जीरो से जानते हैं जगुआर के एसी कमलेश कुमार से। चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप पीछे हमारे देख सकते हैं कि कितना विकट रास्ता है। इसी
वो इसी तरह का पहाड़ पत्थरों से भरा हुआ पूरा रास्ता पड़ा हुआ है और लगभग 4 किलोमीटर का रास्ता यह तय करना है इसी पहाड़ी से होते हुए पत्थरों के बीच से। अब ऊपर जाकर हम लोग देखेंगे कि हमारे जवानों ने किस तरह से ऊपर पहुंचकर अपना कैंप लगाए हुए हैं। वहां जाकर उन लोग से बात करेंगे कि उनको आने में क्या क्या परेशानी और क्या क्या दिक्कत हुई। ये बूढ़ा पहाड़ का वो इलाका है जहाँ पे कभी नक्सलियों का अभयारण्य हुआ करता था। अभयारण्य शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि अभयारण्य औज और भैज और अरण्य मतलब ऐसा जंगल जहाँ पे भय रहित वातावरण। तो नक्सली कभी यहाँ भय रहित वातावरण में रहते थे और पूरे झारखंड में यहाँ से नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के बलरामपुर इलाका बगल से लगता है। ये जो पहाड़ दिख रहे हैं ये हमारे छत्तीसगढ़ का बलरामपुर इलाका है। उसके बाद इधर लातेहार है जो पहाड़ी दिख रही है, ये झंडी पहाड़ है। ये जो देख रहे हैं आपको ये झंडी पहाड़ है। इसके इधर कभी रंका राजा यहाँ पे आया करते थे और यहाँ पे वो यहाँ से अपना जो सीमा है सीमा को यहाँ से देखा करते थे कहाँ कहाँ तक। इसके जस्ट बगल में ये आपका लातेहार डिस्ट्रिक्ट पड़ जाता है। ये लातेहार डिस्ट्रिक्ट है और ये गढ़वा डिस्ट्रिक्ट हो गया। मतलब ये झंडी पहाड़ ये दर्शाता है कि ये तीन झारखंड का लातेहार और गढ़वा डिस्ट्रिक्ट और बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ का तीनों का ये झंडी है। मतलब वो झार जिसको बोलते हैं वो है। तो यहाँ पे हम लोग मैं तो अभी तो ये हेलीपैड है और ये बूढ़ा गांव हुआ। जस्ट ये बूढ़ा गांव जो कटहल का पेड़ दिख रहा है हमारे तंबू के जस्ट पीछे ये बूढ़ा गांव है। बूढ़ा गांव का हेलीपैड है ये। और हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आप लोग इतना चढ़ाई करके आए हैं इसके लिए मैं आपके दूरदर्शन न्यूज़ को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि ये ऐसा वातावरण बन सका आप लोगों के न्यूज़ के बदौलत या सामूहिक एफर्ट से कह सकते हैं कि ये हम लोग यहाँ पे खड़े होकर अभी बाइट दे रहे हैं आज। अदरवाइज देख रहे हैं कि यहाँ का क्लाइमेट मणिपुर मिजोरम जैसा है। पहले अभी तक तो आप मेरे ख्याल से पहले पत्रकार हैं जो यहाँ पहुँचे हैं। मैंने उस तरह से कभी देखा नहीं कि कोई यहाँ आके बाइट ले रहे हैं। आप बाइट लेने में मेरे ख्याल से पहले पत्रकार ही हैं क्योंकि मैं तो अभी लगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि कोविड संकट से कई चुनौतियां सामने आई हैं। इसने न केवल पत्रकारिता को नए रूप में उभरने बल्कि समाचार और सूचना के विश्वसनीय स्रोत के रूप में मीडिया को नए सिरे से परिभाषित किए जाने का भी अवसर दिया है। कल नई दिल्ली में एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट की बैठक को संबोधित करते हुए श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि उनकी व्यक्तिगत राय में मुख्यधारा की मीडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा नए डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि मुख्यधारा के मीडिया चैनल हैं। एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। कार्यक्रम में सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन भी शामिल थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कोरोना महामारी के दौरान दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो समेत अन्य चैनलों द्वारा निभाई गई सकारात्मक भूमिका की सराहना की। I would specially appreciate Indian Public Service broadcaster, which is Doordarshan and All India Radio, as they very satisfactorily delivered on their mandate of public service and stood strong with the people during the testing times of the pandemic. Thank you for being there. Even the other Indian broadcasters and Indian media in general ensure that COVID-19 awareness messages, important government guidelines, and free online consultations with doctors reached everyone in nook and corner of the country. Expert opinions through programs like Doctors Speak and campaigns such as Mask Up India by the public broadcaster Doordarshan played a very significant role at the time when fake news on the pandemic became a menace. अनुराग सिंह ठाकुर ने समाज और मीडिया की भूमिका पर बोलते हुए कहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने सच को सही समय पर पेश करने की बड़ी चुनौती है। उन्होंने साथ ही कहा कि पत्रकार को बिना किसी भेदभाव के सही खबर जनता तक पहुंचानी चाहिए। Our mainstream media organizations have a great challenge to provide truthful, accurate, reliable news faster while preserving media ethics and values.
Real journalism is about facing the facts, presenting the truth, letting all sides the platform to present their views. I strongly believe that journalists are duty-bound to report news without fabrication, despite temptations to compete with those who propagate false news. कार्यक्रम के दौरान प्रसार भारती के सीईओ मयंक अग्रवाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। वहीं 2021 के लिए यह पुरस्कार कंबोडिया को दिया गया। Doordarshan and All India Radio lived up to their highest standards of public broadcaster during the COVID period. DD and AIR channels across the country and even all the relay transmitters, they functioned 24/7 without a break, disseminating information on COVID to the people. Stories of COVID warriors from nook and corner of the country, ground reports, beneficiary bites, Mask Up India campaign, doctors speak, taking live question and answers from the people in regional and local languages throughout the country. एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD 26 देशों का संगठन है, जिसमें 43 संस्थाएं एवं 50 से अधिक सदस्य शामिल हैं। ये संगठन प्रसारण के क्षेत्र में गुणवत्ता एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करता है। विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, DD न्यूज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा है कि विकास के लिए भारत को किसी दूसरे देश का अनुसरण करने की बजाय भारत बनकर ही रहना होगा। वे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में कॉफी टेबल बुक कनेक्टिंग विद द महाभारत के विमोचन अवसर को संबोधित कर रहे थे। किया गया पुस्तक को नीरा मिश्रा और राजेश लाल ने लिखा है। कनेक्टिंग विद द महाभारत पुस्तक में इतिहास, भूगोल, पुरातत्व, संस्कृति और कला को खूबसूरती के साथ प्रदर्शित करने की कोशिश लेखक ने की है। इस मौके पर RSS प्रमुख मोहन भागवत ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि महाभारत के मध्य में गीता है। साथ ही उन्होंने कहा कि महाभारत एक जीवंत विधा है जिससे हम दुनिया को चलाना सीखते हैं। महाभारत के मध्य में गीता है और उसका सार महाभारत के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोकों में है। 5 श्लोक है, उसको भारत सावित्री कहा जाता है। मैं तो राम जैसे बनूंगा, लेकिन मुझे जिस दुनिया में से जाना है उसमें उसको टिकाए कैसे चलना, महाभारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो सुनिए इस महीने 25 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज भारी बारिश की संभावना है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। इस दौरान गढ़वा की भावनाथपुर में सर्वाधिक 35.9 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय प्रवाह निम्न दबाव में तब्दील हो गया है। इस कारण रांची और आसपास के क्षेत्रों में मानसून सक्रिय हो गया है। लगभग सभी जगह पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। अब 22-23 में थोड़ा सा बारिश में कमी आएगी और झारखंड में अनेक जगह पे आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। चेतावनी की बात करें तो 19 और 20। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड विधानसभा से पारित कौशल विद्या उद्यमिता डिजिटल एवं स्किल विश्वविद्यालय विधेयक 2022 तथा अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय विधेयक 2022 पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। हजारीबाग जिले के इचाक थाना क्षेत्र से पुलिस ने मोनिका हत्याकांड के मुख्य आरोपी रोशन सिंह को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे ने बताया कि जल्द ही अन्य 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। कोडरमा जिले के चंदवारा थाना प्रभारी अनिल सिंह के रवैये और कार्यशैली से नाराज बरही विधायक उमाशंकर अकेला ने समर्थकों के साथ थाना परिसर में धरना दिया। मौके पर विधायक ने कहा कि चंदवारा निवासी एक महिला की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। पीड़ित महिला थाना पहुंची, जहां उसे न्याय नहीं मिला। सिमडेगा सदर थाना क्षेत्र के जोगबाहर गांव में बकरी चोरी के आरोप में गांव वालों ने एक व्यक्ति की जमकर पिटाई कर दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोडरमा पुलिस के सतगावा थाना क्षेत्र के बासुडी बाजार में सतगावा पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि सतगावा पुलिस बल ने 2 आरोपियों की तलाशी के दौरान ग्रामीणों के साथ अभद्र व्यवहार किया। पाकुड़ जिले में DWSD SBM झारखंड के संयुक्त सचिव सह संयुक्त निदेशक ने जल जीवन मिशन SBM समेत अन्य योजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने टूटे शौचालयों की मरम्मत और जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। पूर्वी सिंहभूम के निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम संदीप कुमार मीणा ने वोटर कार्ड से आधार को लिंक कराने की समीक्षा की। इस दौरान जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा में चलाए जा रहे अभियान को गति देने के उद्देश्य से विभिन्न कंपनियों के HR हेड के साथ बैठक की। देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भंजत्री ने टॉक टू DC कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रखंडों की समीक्षा की। इस दौरान बुजुर्गों और परित्यक्त महिलाओं को पेंशन न मिलने की शिकायत पर संबंधित विभाग के अधिकारियों से ऑन द स्पॉट बैंक खातों से जुड़ी समस्याओं का निदान कराते हुए पेंशन योजना के लाभ से जोड़ा गया। कोडरमा जिले के डोमचांच नव निर्माण संघर्ष समिति ने नगर पंचायत डोमचांच कार्यालय का घेराव कर धरना दिया। साथ ही मांगों को लेकर डोमचांच कालीमंडा से नगर पंचायत तक पैदल मार्च किया। समिति के पदाधिकारियों ने कार्यपालक पदाधिकारी को मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज शाम 7:30 बजे मोहाली में खेला जाएगा। होगी भारतीय टीम भले ही विश्व की शीर्ष वरीयता प्राप्त टीम हो, लेकिन हाल ही में एशिया कप के फाइनल नहीं पहुंच पाने से काफी निराश होगी। हालांकि टीम के प्रमुख बल्लेबाज विराट कोहली की फॉर्म में वापसी ने टीम इंडिया का मनोबल काफी बढ़ा दिया है। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय जनता पार्टी के महापौर सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, शहरों के मुखिया के रूप में रियल एस्टेट सेक्टर को बेहतर और पारदर्शी बनाना सबका दायित्व। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संथाल परगना के दौरे पर अब से थोड़ी देर बाद साहिबगंज के बरहेट में आयोजित विकास मेले में लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का करेंगे वितरण। केंद्रीय कोयला खनन और रेल राज्य मंत्री ने की साहिबगंज में केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा। संगठन की मजबूती पर दिया जोर। और राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय प्रवाह निम्न दबाव में तब्दील। रांची और आसपास के क्षेत्रों में मानसून फिर सक्रिय।